नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय मौसम विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित वर्षा वितरण श्रेणियों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 5 कथन दिए गए हैं और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर चर्चा हो रही है वर्षा वितरण श्रेणियों को लेकर के। यहां पर पहला कथन है, जब वास्तविक वर्षा का प्रतिशत एलपीए का प्लस माइनस 10% है, यानी एलपीए का 96 से 104% के बीच होता है, तो उसे सामान्य या लगभग सामान्य वर्षा माना जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि किसी वर्ष जब औसत वर्षा एलपीए का 96 से 104% के बराबर हो, तो हम ये मानते हैं कि उस वर्ष सामान्य वर्षा हुआ है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सामान्य से कम जब वास्तविक वर्षा का विचलन एलपीए के 10% से कम होता है, जो एलपीए का 90 से 96% होता है। तो यहां पर बात हो रही है सामान्य से कम वर्षा की। और आप देख सकते हैं बिलो नॉर्मल, और यहां पर कहा गया है कि जब एलपीए का 90 से 96% तक वर्षा होता है, तो उसे हम ये कहते हैं कि सामान्य से कम वर्षा हुआ है। यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, सामान्य से अधिक जब वास्तविक वर्षा एलपीए का 104 से 110% हो। तो सामान्य से अधिक वर्षा की बात हो रही है, यानी कि एबव नॉर्मल। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो प्रतिशत है वो है 104 से 110% ऑफ एलपीए। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, न्यून जब वास्तविक वर्षा का विचलन एलपीए के 90% से कम हो। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहां पर है डेफिशिएंट, जहां पर यह कहा गया है कि अगर वर्षा एलपीए का 90% से भी कम होता है, तो यहां पर हम ये मानते हैं कि उस वर्ष वर्षा में कमी आई है। यानी कि यहां पर चौथा कथन भी सही है। पांचवा कथन है, अधिक जब वास्तविक वर्षा का विचलन एलपीए के 110% से अधिक हो। यानी कि यहां पर एक्सेस की बात हो रही है, बहुत ही भारी बारिश की बात हो रही है। और यहां पर जब उस वर्ष वर्षा एलपीए के 110% से भी ज्यादा हो, तो हम ये मानते हैं कि उस वर्ष जो वर्षा है वो काफी ज्यादा हुआ है। यानी कि यहां पर पांचवा कथन भी सही है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इस फिगर को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है, मौसिनराम सेट न्यू जून रेनफॉल रिकॉर्ड एट 1003 mm इन 24 आवर्स। तो यहां पर यह कहा गया है कि मेघालय के मौसिनराम में जून के महीने में 24 घंटे में 1003 mm वर्षा हुई है, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। और यहां पर 1940 का जो रिकॉर्ड है उसे यहां पर तोड़ दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरिया के विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आप सभी जानते हैं कि यूरिया न्यूट्रल प्रकृति का होता है, और इसीलिए यहां पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसमें केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। आप सभी जानते हैं कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसका उपयोग मवेशियों के चारे के पूरक के लिए किया जा सकता है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सिर्फ तीसरा कथन ही सही है।
इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में आया है, जिसका शीर्षक है इन ए फर्स्ट इंडिया टू बाय 47,000 टन्स ऑफ यूरिया फ्रॉम द यूएस। तो यहां पर भारत जो है अमेरिका से पहली बार 47,000 टन यूरिया का खरीद करेगा, जिसको लेकर के यहां पर यह न्यूज दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि एफएटीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है ग्रे लिस्ट में ऐसे देश होते हैं जिन्हें आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। तो यह पूरी तरीके से सही है। आप सभी को पता है कि एफएटीएफ का जो स्थापना है वह मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग होता है यानी कि आतंकी फंडिंग होता है उसको रोकने के लिए किया गया। और ऐसे देश जो आतंकी फंडिंग करते हैं या फिर अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कोई कड़े कानून नहीं बनाते हैं, तो ऐसे देशों को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में जाने जाने वाले देशों को काली सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को प्रश्रय देते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वैसे देश जो अपने अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ एफएटीएफ के साथ मिल करके इसको रोकने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्री यानी कि असहयोगी देश। और ऐसे देशों को जो है एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया, उसे जो है ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है इस कार्यबल यानी कि एफएटीएफ की स्थापना 1989 में पेरिस में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। आपको ध्यान में रखना है कि एफएटीएफ की स्थापना G20 नहीं बल्कि G7 के शिखर सम्मेलन में हुआ था। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो क्या है, गलत है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज इससे जुड़ा हुआ आया है, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान में गेट ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट आफ्टर ऑन साइट चेक। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में चर्चा में रही अमाल कठपुतली निम्नलिखित में से किस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मिशन पर है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो अमाल कठपुतली है वो बहुत ही फेमस हुआ है और यह जो कठपुतली है वह सीरियाई शरणार्थी संकट पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीरियाई शरणार्थी संकट पर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है लिटिल अमल रिफ्यूजी पपेट हु ट्रेवल्स यूरोप टू विजिट न्यूयॉर्क। तो ये न्यूज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, यानी कि किसके कारण जो है मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर बजट में घाटा है और अगर इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नई मुद्रा का सृजन करती है तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ सकती है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज का तथ्य है
अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये इंटर स्टेट काउंसिल है क्या, अंतरराज्यीय परिषद है क्या। आपको ध्यान में रखना है कि यह एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग करके केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय और सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति इस तरह के निकाय का गठन कर सकते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य ये था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो संवाद है उसको स्थापित किया जाए, बहुत सारे स्टेट के बीच में जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि ये जो अंतरराज्य परिषद है उसे एक अस्थायी निकाय के रूप में बदल देना चाहिए, और इसी को देखते हुए 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जो अंतरराज्य परिषद है वह अस्तित्व में आया। आपको ध्यान में रखना है कि जो अंतरराज्यीय परिषद होता है उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके अलावा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर मुख्यमंत्री हैं वे इसके सदस्य होंगे, और जहां पर प्रशासक हैं वे इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा जो नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद में अपने मंत्री परिषद से 6 मंत्रियों को जो कि कैबिनेट रैंक के होते हैं उनको यहां पर नामित किया जाता है। तो एक तरीके से यह एक ऐसा मंच है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में संवाद स्थापित होता है। 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई मुद्दा है तो यहां पर भी जो है संवाद स्थापित करके उसको सुलह कराने का प्रयास किया जाता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो आखिरी मीटिंग है वह 2016 में हुआ था, और इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन का यह कहना है कि प्रधानमंत्री को इंटर स्टेट काउंसिल की कम से कम 1 वर्ष में 3 बैठकें करनी चाहिए, जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच में संवाद बढ़ाया जा सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको रिवाइज कर लेंगे आप सभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।